चैप्टर 3 कर रहे थे हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज खत्म हो जाएगा सचिन ये। है नहीं हाँ, सर, अरे काफी पोर्शन तो इसका हट चुका है ना। भैया वही तो अटैक खाली मेटलर्जी और करोजन। तो बेटा मेटलर्जी छोटा थोड़ी है। चैप्टर दिखाना जरा एक बार। रुक जाओ, चैप्टर दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो भैया 2-2 दिन का चैप्टर हो रहा है खाली। रुक जाओ, खोलते हैं। सर आर एन वाई में तो सबसे वो मतलब कि चैप्टर 15 और चैप्टर 16 कट जाना चाहिए सर इस साल का। पता चलेगा बेटा अब क्या कटता है क्या नहीं कटता। नहीं, वो तो आ तो चुका है। 16 इंटरनल असेसमेंट में आएगा ना बस। अच्छा सर, सर 15 भी घटिया सर आर एनवायरमेंट। हाँ, 7 पूरा गायब हो गया, 15 भी पूरा गायब हो गया ना। हाँ कंट्रोल सर, एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड पूरा गायब हो गया। कोऑर्डिनेशन मुश्किल था सर वो काफी। नहीं नहीं बेटा, आसान शो था। भी मैंने हाँ भैया पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ था। लिया था मैंने, ज्यादा वो मुश्किल भी नहीं मैंने था। तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। पढ़ने देखो वाला था लेकिन पढ़ा नहीं मैंने। अब इधर देख लो एक बार, ये हमने कर दिया था, एयर वाला कर लिया था, और ये भी हाँ कर ली भैया। थी वाटर के साथ। ठीक है, हाँ हाँ भैया। सर, तो कहने का मतलब हम यहाँ तक कर चुके थे, पेज नंबर 43 तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब देखो इसमें अगला है हमारा पेज नंबर 43 तक हम कर चुके थे। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारी ये कि एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगली आती है कि अगले दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम आयनिक कंपाउंड देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और खत्म। फिर जो अकरेंस ऑफ मेटल्स है ये आपका हट चुका है, अकरेंस ऑफ मेटल्स हट चुका है आपका। पढ़ा इसमें था आप क्या और भी स्कूल में तो 1 महीना कर लगा देते हैं, 1.5 महीने लग जाते हैं इनको करवाने में। भैया यही है मेटलर्जी। ये मेटलर्जी है पूरी। इसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का, ये सब हट चुका है। ओर्स की एनरिचमेंट है, ये भी हट चुकी है। ये लो एक्टिविटी सीरीज, ये सब हट चुका है, पूरा हट चुका है, गायब है। और कोरोजन ये भी भी हट चुका आपके हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट था ये बिल्कुल? है। हाँ, इम्पोर्टेंट तो आपके था हिसाब से बच्चों ये इसमें से। इम्पोर्टेंट था? हाँ, क्वेश्चन आते सर थे ये इसमें हमारे से। पेपर में आ गया सर, PT 1 में आ गया था सर। अभी ये बेटा जब सीबीएसई हटा चुकी है तो तुम्हारे स्कूल वाले क्यों देंगे। सर PT हाँ 1 में भैया। आएगा सर ये। भैया पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, हाँ, पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, स्कूल वाले बोल रहे थे कि हमने करा दिया तो हम डालेंगे। हाँ सर वो तो हाँ अभी भी भैया करवाए बोला सर, तो था। कटवाने के बाद। सर कटवाने के बाद ही ये टॉपिक शुरू करवाया था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा हो सकता है ना कि कईयों को उस टाइम, कई टीचरों को उस टाइम उतनी वो ना हो नॉलेज। तो आप एक काम करना, अब एक बार जब आपकी क्लास होगी ना सोमवार को स्कूल में, तो तुम्हारा बाकी सबका तो अभी पेपर आ नहीं रहा, सचिन का आ रहा है, तो तुम पूछ लेना स्कूल में एक बार कि सर या मैम जो भी हैं, सर मेटलर्जी पढ़े हम, मेटलर्जी आप डालोगे पेपर में या नहीं डालोगे, क्योंकि सीबीएसई में तो यहाँ से लेके कुछ नहीं आ रहा, अकरेंस ऑफ मेटल से लेके आगे का सब गायब है। हमारी मैम ने तो जीआई से 2 दिन में खत्म कर दिया था इस चैप्टर को, जैसे आप करवा रहे हो। हाँ, अरे तो देखो ना कितने मेट्रोलॉजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे स्कूल में, नहीं आएगा और पेपर में। और कोरोजन नहीं भी आएगा हटवा भाई। दिया है। हाँ भैया, मेट्रोलॉजी कटवाया है बस। अरे कोरोजन भी कट चुका है आपके सिलेबस से। प्रोजन तो भी हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। हाँ, मेटलर्जी और कोरोजन दोनों हट चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, मैंने पूरा एकदम डीप एनालिसिस कर रखा है इसका। ये जो आपका 3rd चैप्टर है ये इसके बाद से पूरा हट चुका है 3.4, और इसके बाद से कुछ भी नहीं आने भैया अब वाला। एक ही टॉपिक बचा है क्या, सिर्फ 2 टॉपिक? हाँ, 2-3 टॉपिक ही बचे हैं बस। इसके वाह। बाद का 3.4 है ये, इसके बाद का सारा हट चुका है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, एनरिचमेंट एक और वगैरह। 3.3 पढ़नी है और एक 3.3.31। हाँ, ये सारा कोरोजन भी हट चुका है 3rd चैप्टर से। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया, ये देखो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेसेस कट चुकी हैं, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन भी कट चुका है। दिख गया? हाँ भैया। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में से भी काफी कुछ कट चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होल चैप्टर रिमूव्ड, पूरा चैप्टर गायब है। होल चैप्टर।
ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरा गायब हो गया है। और ये चैप्टर जो है 16 चैप्टर जो है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, बोर्ड में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 16 में से बोर्ड में से कुछ भी नहीं आएगा, बस इंटरनल असेसमेंट में आ सकता है। मतलब तो स्कूल भी के हमें ये पढ़ना होगा मतलब? हाँ, इसको पढ़ लेंगे, स्कूल के पेपरों में आ सकता है ये। कहता है दिस चैप्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट ओनली, इट विल नॉट असेस इन स्कूल एनुअल में क्यों बोर्ड। देते हैं? अगर जब बोर्ड में आना ही नहीं है तो फिर स्कूल में क्यों देते हैं ये? मतलब बोर्ड के लिए कम करा है ना, पर स्कूल के लिए डाल दिया कि चलो स्कूल वालों से तुम कर लेना। ठीक है, और जो हेरिडिटी इवोल्यूशन है, इसका इवोल्यूशन का सारा कुछ हट चुका है, बस हेरिडिटी पढ़ना है हमें। चैप्टर तो बन चुका है फिर हेरिडिटी। हाँ, इवोल्यूशन पूरा कट चुका है इसमें से। ठीक है, और ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में से ह्यूमन आई पूरा कट चुका है। ठीक है, सर बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब कट चुके हैं ये। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन भी कट चुके हैं, हमको सिर्फ नेचुरल फिनोमिना पढ़ना है इसमें। आई बात समझ में? भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, वो सारे नेचुरल फिनोमिना में आ जाएंगे आपके, कि स्काई ब्लू क्यों है, सन लाल क्यों दिखता है सुबह, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आई से रिलेटेड सब कुछ हट चुका है। हम बोलो अभिषेक। ये सर आपको इसका फंक्शन भी हट हिंदी चुका है। पता है? वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो, ये जो ह्यूमन आई वाला, पता है क्या आपको? क्या कह रहे हो? आपको उसका हिंदी पता है? जो चैप्टर है ह्यूमन आई वाला का, कलरफुल वर्ल्ड, मानव हिंदी में ने कैसे? मानव नेत्र और पता नहीं क्या उसके आगे एंड और रंग बिरंगा संसार, ऐसी कुछ होगा। इसमें एक देख जगह सकते देखा हैं, था। इसमें देखो हम देख कहते हैं सकते हैं बस इतना। चैप्टर 10 साइंस, और यहाँ पे हम विज्ञान कर लेंगे तो ये आ जाएगा। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है इसका नाम। चैप्टर मानव नेत्र। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु है आपका। चैप्टर 7 का नाम बताओ क्या होगा? का चैप्टर लग रहा है सर ये। 7 क्या है भैया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बताओ क्या क्या होगा? क्या होगा यार? कोई भी गैस नहीं कर पाएगा आप में से। ये अरे एकजुट। जड़त्व नहीं नहीं, क्या है कंट्रोल भी एंड आप बता दो। कोऑर्डिनेशन का है संरचना एवं समन्वय, ये तो भैया सोच भी नहीं सॉरी सकता था। नियंत्रण एवं समन्वय। अरे यार, नियंत्रण तो सोच सकता था। सर ये वर्ड चलो तो भी समझ ऐसा करते हैं नहीं है। इसका। समझे? ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया। साइंस करते हैं, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और हमने कर लिया था आपका केमिकल सर प्रॉपर्टीज ह्यूमन ऑफ आई के मेटल्स में। फंक्शन भी हट चुके हैं। हाँ, सब ह्यूमन कुछ आई हट के चुका, फंक्शन। आई से रिलेटेड सब कुछ हट चुका है। ये देखो, फंक्शनिंग ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई हट चुका है, डिफेक्ट ऑफ विजन हट चुके हैं, उनकी करेक्शन भी हट चुकी है, स्फेरिकल मिरर के एप्लीकेशन और लेंसेज ये भी हट चुके हैं। तो आई से रिलेटेड ओके सब सर। कुछ, जब भी चैप्टर आएगा ना बच्चों टेंशन मतलब, मैंने पूरा पेज वाइज देख चुका हूं मैं एकदम डिटेल्ड कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। जब वो चैप्टर कराऊंगा तो मैं बता दूंगा यहाँ से यहाँ तक का नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे ओके इसका सर। मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी आपको करना है, यहाँ से जैसे ही 3.4 स्टार्ट होगा, कहाँ गया ये आपका? खत्म। ये तो आएगा 3.3 आएगा, 3.3.1 आएगा, ये 3.4। इसके बाद का पूरा चैप्टर जो है अपना पेंसिल से क्रॉस कर देना, पेन से मत करना, पेंसिल से क्रॉस कर देना अपनी किताब में, पेन से मत करना क्योंकि अगले साल वो फिर किसी बच्चे के काम नहीं आ पाएगी। ठीक है, वो भी समझेगा, मेरे में भी नहीं आ रहा। हाँ, तो इससे आगे का अब तभी पोर्शन अगले साल भी ना आए। नहीं, अगले साल थोड़ी होगा कोरोना यार, शुभ शुभ बोलो। हाँ हाँ भैया। ठीक है, इससे आगे का पोर्शन इस चैप्टर का पूरा हट चुका है। ओके सर। अब है हमारा नेक्स्ट, व्हाट भैया हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, एक हमने देखा थी मेटल्स की एयर के साथ रिएक्शन, और फिर दूसरी देखी थी मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन देखनी है।
तो ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं इनको अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन। सॉल्ट मिलता है और साथ में क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मेटल मान लो आपने लिया Na, एसिड लिया आपने HCl, HCl तो सॉल्ट मिल HCl, जाएगा आपको NaCl plus H2 NaCl, प्लस H2 गैस इवॉल्व। H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह मान लो आपने Fe ले लिया और HCl ले लिया तो FeCl2 FeCl और FeCl, plus H2, evolved ठीक है। अगर मान लो ऐसी एल्यूमिनियम ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, तो AlCl3 AlCl3। प्लस H2। इसी तरह मैग्नीशियम ले लिया तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या देते हैं हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, इसमें यही बताएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल और डाइल्यूट एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अब इसमें वही वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखवा देते हैं हम यहाँ पर, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी भी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन वाई H2 gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid। अगर देखो, वैसे तो अगर आप, इसके कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, आपको मिलेगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है। पर एक एसिड ऐसा है, मेटल तो आप कोई भी ले लो, पर एक एसिड ऐसा है जिसको अगर आप लोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। वो एसिड है हमारा निट्रिक एसिड। तो बोलता है ऐसा क्यों है, निट्रिक एसिड के साथ ऐसा क्यों है। निट्रिक एसिड क्या होता है हमारा, HNO3। HNO3 निट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3, HNO3। ठीक है। तो इसके साथ नहीं निकलती। तो देखो इसके आंसर में हम क्या बोलते हैं कि जो निट्रिक एसिड है, निट्रिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। निट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन दूसरों की करवाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडेशन कराता है। तो इसको बड़ा पसंद है दूसरों का ऑक्सीडेशन कराना। तो जैसी हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको पानी बना देता है। जैसी हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलने के साथ ही उसको क्या कर देता है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन देने का। ये ऑक्सीजन देता है उसको और पानी बना देता है। तो हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं पाती, मतलब निकलती है पर निकलती जैसी वो निकलती है उसको ऑक्सीजन दे देता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती हमारी, वो फटाफट पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व होती नहीं दिखती। ये बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि निट्रिक एसिड is a very strong oxidizing agent। निट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस द रिलीज्ड, या रिलीज्ड की जगह हम इवॉल्व्ड लिखते हैं, the evolved hydrogen gas to form water, this is why hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid। अगर निट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको, देखो अब जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर आप मेटल लो, कोई भी आपने मेटल लिया और एसिड लिया, तो वो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। अब अगर इस मेटल की जगह, ये जो आपका मेटल है, ये जो आपका एसिड है, इस एसिड की जगह
अगर हम नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, पर जैसी वो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ऑक्सीजन दे देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाता है, पानी बन जाता है ना। तो पानी बन गया तो अब हाइड्रोजन गैस तो बची नहीं, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी नहीं होती। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको फटाफट से ऑक्सीडाइज कर देता है और पानी बना देता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, इसका मेन रीजन ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई बात समझ में? क्या कह रहे हो अभिषेक? ये NaNO3 बनेगा ना? हाँ, ये हमारा NaNO3 बन जाएगा इसमें, NaNO3, और साथ में हाइड्रोजन की जगह पानी मिलेगा आपको। H2O बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये देखो यही कहता है कि इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और पानी बना देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब इसका भी तोड़ है बच्चों, इसका भी तोड़ है। अब बाकी सारे मेटल्स के ऊपर तो ये काम करता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम आ गया या मैंगनीज आ गया तो ये दोनों तब भी हाइड्रोजन गैस को निकाल ही देते हैं। अगर इन दोनों की बात करेंगे, बाकी कोई भी मेटल ले लोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, पर ये दो मेटल जो हैं ये HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा ही देते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट डाल के लिख लेना आप, कभी अगर पूछ ले तो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एंड मैंगनीज, Mn। हाँ Mn, इवॉल्व H2 गैस विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गई इसकी। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता? इसको नहीं करवा पाता ये ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीजन नहीं दे पाता, मतलब वो रिएक्शन इतनी विगरस नहीं है कि वो उसमें हाइड्रोजन गैस ढंग से रिलीज हो और वो उसको पानी बना पाए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अब देखो वही वाली बात आ गई, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे उनमें रिएक्शन जो है ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, जो कम रिएक्टिव होंगे उसमें कम एक्सोथर्मिक होगी। तो ये पहले की तरह ही है सेम। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बच्चों आप पढ़ लेना, एक्वारीजिया जो है हमारा, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, एक्वारीजिया को हाँ हम भैया। रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा होता है रीजिया, नाइट्रिक एसिड और HCl का वो होता है ना। हाँ, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, इसका एक्वारीजिया हमारा कैसे बनता है, ये बनता है HCl प्लस HNO3। इनको हम रेशियो में रखते हैं 3:1 के। किस रेशियो में रखते हैं? 3:1 के, यानी कि 3:1 के। 3 के रेशियो में रखते हैं HCl को, 1 के रेशियो में रखते हैं HNO3 को। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। इस मिक्सचर का जो इस्तेमाल है बच्चों, ये जो एक्वारीजिया है इसका इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को डिसॉल्व करने में और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने में। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम क्लीन को, करने के लिए भैया। हाँ इसमें डिसॉल्व करने के लिए भी क्लीन करने के लिए गोल्ड हाँ, को जैसे क्लीन करने। क्लीन वगैरह करने के लिए। एक क्वेश्चन आया था CBSE में एक बार कि एक आदमी था, वो गली गली जाकर कहता था कि मैं तुम लोगों का सोना जो है ना फ्री में सफाई कर दूंगा, तुम्हारे सोने की, जो तुम्हारे पुराने सोने ना काले पड़ गए हैं, सोना चांदी, उनको मैं फ्री में साफ कर दूंगा। तो लोग बड़े खुश हुए कि चलो भाई फ्री में साफ कर रहा है, सबने साफ करवा लिए। तो सबने साफ करा लिया और सबके सोने जो है चमक भी गए, और वो आदमी वहां से साफ करके चला गया। ठीक है, तो अब सब लोग खुश हो गए, पर जब वो लोग बाद में सुनार के पास गए तो सुनार ने उनको बताया कि आपका अगर पहले सोना जो है 100 ग्राम का था तो अब वो 99.5 ग्राम का है, उसने 0.5 ग्राम जो है वो कम हो गया है। वो जो 0.5 ग्राम जो था वो मिक्सचर में डिसॉल्व हो गया था उसके, और वो लेकर चला गया, तो इसलिए उसको फायदा हो गया उस आदमी को। आई बात समझ में? अच्छा क्या भैया। लेकिन उससे क्या फायदा वो उस आदमी को? अरे ऐसे अगर गोल्ड 10-15 कम- घरों से जाके सफाई कर ली तो उसके पास तो अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा ना। लिक्विड फॉर्म में होगा भैया वो। उसके बाद उसको आता होगा कि उसमें कैसे क्या एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है भैया। ठीक है, ये कहता है एक्वारीजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, कुछ ही ऐसे रिएजेंट हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं, ये उनमें से एक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी की मेटल जो है
दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 4, रिएक्शन ऑफ metals with other metal salts, ठीक है। मेटल्स की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ। तो देखो, अगर हमारा मेटल, यहां पर लिखते हैं हम मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगा ना। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगा, और ये हमारा मेटल सॉल्ट, ये हमारा मेटल सॉल्ट, ये है मान लो मेटल 1 और ये हमारा मेटल 2। अब यहाँ पर दो केस होंगे बच्चों, यहाँ पर हमारी रिएक्शन के दो केस होंगे। इफ मेटल 1 इज मोर रिएक्टिव, ये ढंग से नहीं बना, इसको ऐसे बनाते हैं, हाँ। इफ metal 1 is more reactive than metal 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मेटल सॉल्ट बन जाएगा हमारा किसका, मेटल 1 वाले का, और जो मेटल 2 है वो हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा मेटल 2 is more reactive than metal 1, तो ये हमारी क्या होगी, नो रिएक्शन। ये हमारी क्या होगी, नो रिएक्शन। देखो एग्जांपल से समझाता हूं। अब पहले मैं आपको एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। काली नाक का माली आलू जरा फीका पकाता है, ही कैन मेक सम गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास ये आ गया कि Na प्लस HCl, तो ये आपका क्या है, अब देखो एक मेटल हमारे पास ये है और एक मेटल हमारे पास ये। अब ये वाला मेटल अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा। हम देख सकते हैं सोडियम यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये बन जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये H2 बना लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो आपके पास हो ये मैग्नीशियम प्लस दूसरा क्या लें, AlCl3, मैग्नीशियम ले लिया और क्या ले लिया हमने, AlCl3 ले लिया। अब देख रहे हैं हम मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये हो जाएगा MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम हमारा अलग हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं, अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो मेरे पास है आयरन प्लस NaCl, तो आयरन क्या है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है नीचे, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हो जाएगी नो रिएक्शन। ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हो जाएगी नो रिएक्शन। ये बात आई समझ में। इसी तरह मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CaCl2 है और यहाँ पर हमने ले लिया कॉपर, तो इसमें क्या है, अब देखो कैल्शियम ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी हो जाएगी नो रिएक्शन। ये आई समझ में सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ये मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है ना? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और अगर कम रिएक्टिव मेटल है तो वो ज्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बस इतना सा समझना था इसमें आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हाँ भैया। यही सब है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसको ध्यान से समझना है बच्चों आपको।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। ये बनाते हैं हमारे क्या, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं ये, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पर इससे पहले की कहानी समझ लो असल में होता क्या है। देखो मान लो आपके पास एक मेटल था सोडियम, आपके पास क्या था, एक मेटल था, ठीक है, सोडियम, और एक आपके पास नॉन मेटल था, क्लोरीन। ठीक है, एक आपके पास मेटल था सोडियम और एक आपके पास मेटल था, नॉन मेटल था क्लोरीन। अब बच्चों देखो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, टोटल 118 120 के आसपास हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये आपस में क्या करते रहते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते रहते हैं, जैसे NaCl बना लिया, जैसे H2O बना लिया, CO2 बना लिया, सारे कंपाउंड बनाते रहते हैं और केमिकल रिएक्शन भी करते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही है बच्चों, ये सारी चीजें होने के पीछे कारण क्या है, ये सोचने की ये कोशिश करेंगे। अपने सेटिस्फाई वो होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हाँ बच्चों देखो, जैसे अगर हम इंसान की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आप लोग इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ताकि आप आगे जाके लाइफ में स्टेबल हो जाओ। हर कोई ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, एक फिक्स नौकरी हो जाए उसकी, है ना, उसके बाद वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है, एक सोर्स मिल जाएगा उसको, और मतलब स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो काम करता रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या चाहते हैं, ये भी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। अब इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है, इनके लिए गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। नहीं, स्टेबिलिटी का मतलब है इनके लिए फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये ऑक्टेट बनाना चाहते हैं अपने पूरा। हाँ, इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो इनका सबसे बाहर वाला शेल होता है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए या अधूरा नहीं होना चाहिए। जो सबसे बाहर वाला शेल है वो इनका क्या होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए या आधा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसकी 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए तो इसके पहले शेल में ये आते हैं 8 2 है। इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1। तीसरे शेल में कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन आए। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका 17 होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो ये बनेगी 2 8 7। अब 8। देखो ये इनके आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो हर कोई क्या चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो, पूरी तरह से भरा हुआ हो, है ना। या तो अगर पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, और उसके बाद वाले शेल में क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। 8। ठीक है, इन अदर शेल्स। ठीक है, ये चाहिए, या तो अगर पहले शेल की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और बाद वाले शेल्स की बात हो रही है तो 8 होने चाहिए। अब देखो सोडियम चाहता है कि मेरे बाहर वाले जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, और क्लोरीन भी यही चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और बच्चों देखो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनाने कोई भी नहीं आया है, सोडियम को कोई शौक नहीं है इसके साथ कंपाउंड बनाने का, और क्लोरीन को कोई शौक नहीं है सोडियम के साथ कंपाउंड बनाने का। किसी को, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में, इसी तरह हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कुछ मतलब नहीं है, इनको बस अपनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको दूसरे की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। सोडियम को क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है, सोडियम बस ये चाहता है कि मेरे बाहर वाले शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन हो। सोडियम क्या चाहता है, मेरे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो इसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसके पास कि ये गेन कर ले 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और को ये लूज क्या कर ले, करके 1 कहीं से इलेक्ट्रॉन। उठा ले। और दूसरा ऑप्शन है इसके पास लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से उठा सकता है या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही गिरा सकता है। बताओ कौन सा ज्यादा आसान है इसके लिए, 7 उठाना या 1 1 गिराना। इलेक्ट्रॉन लूज करना। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ये आसान है, तो ये भी इसी रास्ते को चुनता है। ये क्या करता है, ये भी इसी रास्ते को चुनता है और 1 इलेक्ट्रॉन अपना गिरा देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गिरा देता है तो बच्चों देखो आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। 11 होने का मतलब होता है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है,
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन है और 11 हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गिरा देगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा सोडियम है इसके अंदर क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। इसकी हाँ इलेक्ट्रॉनिक भैया। कन्फिग्रेशन ऐसी हो जाएगी 2 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। एक इसने गिरा दिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, Na+ का साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, Na+ का साइन आ जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ये इसकी प्रोसेस थी। इसको इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गिरा दिया। अब इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी अपना खुश हो गया, अभी अपनी जिंदगी में खुश है। मेरे आउटर मोस्ट शेल में मेरे को स्टेबल हो पूरा गया। भरा हुआ शेल चाहिए था, पूरा भरा हुआ शेल है, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यही चाहिए थे। अब मेरी लाइफ मस्त है, मैं खुश हूँ। सोडियम ने अपना काम कर दिया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं आपने भैया। तो 9th में बताया था कि जो दे देगा वो अच्छा आदमी होगा, बताया था ना भैया एक। हाँ ठीक है, जो देने वाला होता है वो अच्छा आदमी होता है ना, तो उसके ऊपर प्लस का साइन लग जाता है। ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। पर मेन लॉजिक क्या है कि देने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओवरऑल चार्ज जो है वो एक ज्यादा आ गया उसके ऊपर। अब देखो इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास भी क्या होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन। अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसके पास कि ये क्या करेगा, गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, और ऑप्शन बी है इसके पास लूज कर लेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन गिरा दे। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन कौन गिराएगा, इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहीं पे सोडियम जो गिरा के गया था, अब सोडियम ने कभी भी ये नहीं बोला था क्लोरीन को बुला के कि भाई ये ले तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले। सोडियम ने बस अपना इलेक्ट्रॉन ऐसी बाहर फेंक दिया था, उसको अपना जो एक्स्ट्रा था वो उसने बाहर फेंक दिया था, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं था। अब वहां पे क्लोरीन आ रहा था, आसपास घूम रहा था, उसने देख लिया तो उसने उठा लिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने उठा लिया, तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है इसके पास क्या हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो चुकी है, 2 8 7 थी, अब एक और बढ़ गया तो 2 8 8। अब देखो इसके भी क्या हो गया, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल फिल हो गया है, ये भी स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है, ये भी अपनी लाइफ में खुश है। देखो सोडियम अपनी लाइफ में खुश है, क्लोरीन अपनी लाइफ में खुश है, ये स्टेबल हो चुका है, ये भी स्टेबल हो चुका है। इनको अब किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई देना नहीं है और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपना स्टेबिलिटी ये ले एक बार चुका ये है। बताना, हाँ ये मतलब Cl वो प्रोटॉन्स के पास 17 कैसे हो गए? इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो अच्छा 17 ठीक है। प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके एक पास। इसने अभी ले लिया, और एक अभी ले इलेक्ट्रॉन अभी लिया ले लिया इसने, गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब देखो बच्चों, हाँ इसी से ले सकता है खाली, ये सोडियम से? किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम किसी से भी ले सकता है, कार्बन से भी ले सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये अपना स्टेबल हो गया, ये भी अपना क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो चुकी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूरी हो चुकी है। इनको जो चाहिए था अपनी लाइफ में वो इनको मिल गया, इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई। अब स्टेबिलिटी तो इनको मिल गई, आउटर मोस्ट शेल इनका फिल हो गया, इसका भी फिल हो गया, इसका भी फिल हो गया। लेकिन इस प्रोसेस के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ना चाहते हुए भी ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे आपस में, मिल जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे सोडियम क्लोराइड का। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इनको, आयनिक बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, दो आयन से मिलके बना है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम 2 आयंस, 2 और मोर आयंस। ये आयन से मिलके बना है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयनिक कंपाउंड, ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो इस तरह का कंपाउंड होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। हाँ भैया।
यहाँ पर हम बोल देंगे आयनिक बॉन्ड क्या है हमारा, बनाना बॉन्ड। क्या कह रहे हो? सर जो बनाना से बनता है वो बनाना बॉन्ड। अरे बेटा कहाँ बनाना बॉन्ड पढ़ रहे हो तुम, 11वीं 12वीं क्लास की चीजें। सर वो तो बस सुना है। द बॉन्ड बिटवीन